इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में एक हिडन पैरानॉर्मल बोर्ड है। वहाँ लोग अपने असली डरावने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। पिछले साल उस बोर्ड पर एक अनोनिमस पोस्ट अपलोड हुई थी। पोस्ट का टाइटल था द मेमोरी फोम। उस पोस्ट में लिखी डिटेल्स इतनी डिस्टर्बिंग करने वाली थी कि कई लोगों ने रेंटेड फर्नीचर उसी रात अपने घर से बाहर फेंक दिया था। आज मैं आपको वही टेस्टिमनी सुनाने जा रहा हूँ। याद है कोरोना के लॉकडाउन का वो वक्त? वर्क फ्रॉम होम हमारा नया नॉर्मल बन चुका था। ऐसे वक्त में जब लोग नए शहरों में शिफ्ट हो रहे थे तो कोई भी हजारों रुपए खर्च कर नया फर्नीचर नहीं खरीदना चाहता था। सब रेंटेड फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे थे। हम उन चीजों को बस बाहर से सैनिटाइज करते हैं और बिना कुछ सोचे समझे इस्तेमाल करने लगते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि उन ब्रांड न्यू सफेद कवर्स के अंदर असल में है क्या? ये कहानी राजेश की है। राजेश इंदौर का रहने वाला एक बहुत ही एम्बिशियस मिडिल क्लास लड़का था। लॉकडाउन के आखिरी महीनों में उसे गुड़गांव में एक IT कंपनी में जॉब मिली और वो वहाँ शिफ्ट हो गया। राजेश सिर्फ 9 to 5 जॉब के भरोसे नहीं बैठना चाहता था। उसका सपना अपनी खुद की छोटी सी टेक कंपनी खड़ी करने का था। वो दिन में 9 to 5 जॉब करता और रात को 3-3 बजे तक जागकर अपनी कोडिंग, स्टडीज और बिजनेस प्लान पर काम करता रहता था। राजेश पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल नॉन बिलीवर इंसान था। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी जैसी बातों पर वो हंसता था। उसके लिए जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें रियल थी, हार्ड वर्क और सक्सेस। यही वो ओवर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से वो अपनी ठीक सामने खड़े खतरे को देख नहीं पाया। गुड़गांव में उसने 14th फ्लोर पर एक 1 BHK फ्लैट लिया। पूरा दिन घर से काम करना था, इसलिए उसे एक अच्छा वर्क फ्रॉम होम सेटअप चाहिए था। राजेश ने पहले कुछ जानी मानी प्रीमियम रेंटल एप्स चेक की, पर उनका डिपॉजिट और मंथली रेंट उसके बजट से बाहर जा रहा था। राजेश गरीब नहीं था, पर वो अपना पैसा अपने बिजनेस के लिए बचाना चाहता था। उसे अपनी लिमिट्स पता थी, इसलिए उसने इंटरनेट पर सर्च किया और उसे एक लोकल रेंटल एजेंसी का एड दिखाई दिया। वो एजेंसी रेप्यूटेड ऐप के मुकाबले आधे दाम में प्रीमियम चीजें दे रही थी। राजेश ने वहाँ एक भारी वुडन स्टडी टेबल, एक ऑफिस चेयर और एक क्वीन साइज मेमोरी फोम मैट्रेस ऑर्डर कर दिया। अगले दिन डिलीवरी वाले सामान दे गए। सब कुछ एकदम साफ, पॉटलेस और प्लास्टिक में रैप किया हुआ था। शुरुआती 2 हफ्ते सब ठीक रहा, पर फिर उस 14th फ्लोर के फ्लैट में अजीब चीजें शुरू हो गई। राजेश अकेला रहता था। उसकी आदत थी कि वो रात को 3 बजे तक अपनी डेस्क पर बैठकर कोडिंग करता था। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिर गया। बाहर गर्मी थी, AC भी बंद था। फिर भी राजेश ने अपने गले के ठीक पीछे एक बर्फ जैसी ठंडी हवा महसूस की, जैसे कोई बिल्कुल कंधे के पीछे झुककर उसकी लैपटॉप स्क्रीन देख रहा हो। राजेश की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। उसने अपनी लैपटॉप की काली स्क्रीन में एक रिफ्लेक्शन देखा। उसके पीछे कमरे के अंधेरे में एक लंबी धुंधली सी परछाई खड़ी थी। राजेश झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो नया रेंटेड बेड था। तभी कमरे के सन्नाटे में एक हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे बेड के मेमोरी फोम पर से अभी अभी कोई उठा हो और फोम धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आ रहा हो। एक नॉन बिलीवर होने के नाते राजेश ने इसे तुरंत दिमाग से निकाल दिया। आंखें थक गई हैं 16 घंटे स्क्रीन देखने से, और ये गद्दा नया है इसलिए आवाज कर रहा होगा, उसने खुद को समझाया। पर असली खौफ तब शुरू हुआ जब उसने उस गद्दे पर सोना शुरू किया। कुछ ही दिनों में राजेश को स्लीप पैरालिसिस के भयानक अटैक आने लगे, पर वो कोई नॉर्मल स्लीप पैरालिसिस नहीं था। एक रात करीब 3 बजे उसकी आंख खुली। कमरा पूरे अंधेरे में डूबा था। राजेश ने हिलने की कोशिश की, पर उसका पूरा शरीर लॉक हो चुका था। वो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसके बेड का मैट्रेस ठीक उसके बगल में धीरे धीरे नीचे दब रहा है। मेमोरी फोम की दबने की वो हल्की सी आवाज, जैसे कोई बहुत भारी सी चीज गद्दे पर रेंगते हुए उसके पैरों की तरफ से ऊपर आ रही है। राजेश की पसलियों पर एक भयानक सा वजन आ गया, मानो कोई 100 किलो का इंसान उसकी छाती पर आकर बैठ गया हो। उसे उस अंधेरे में किसी की सांस लेने की भारी कीली आवाज सुनाई थी, जो बिल्कुल उसके चेहरे के पास थी, जैसे किसी के फेफड़ों में पानी भरा हो और वो खांसने की कोशिश कर रहा हो। राजेश पूरी ताकत से चीखना चाहता था, पर गले से सिर्फ एक घुटन भरी आवाज निकली। कुछ मिनटों के एब्सोल्यूट टॉर्चर के बाद वो प्रेशर अचानक गायब हुआ और राजेश झटके से उठकर बैठ गया। कमरा खाली था। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था और सांस बहुत बुरी तरह फूल रही थी। मैं नशे में हूँ, अकेला हूँ, होम सिकनेस है और स्ट्रेस हो रहा है, उसने खुद को फिर से समझाया। 16 दिन में 16 घंटे काम करने से स्लीप पैरालिसिस तो होगा ही, ये बस बर्नआउट और एंजाइटी है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसके कमरे में कोई डार्क एंटिटी हो सकती है। पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस एंटिटी को पूरी तरह राजेश पर लॉक ऑन कर दिया था। लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हुई थी, तो वीकेंड पर राजेश के कुछ ऑफिस के दोस्त उसके फ्लैट पर छुपकर दारू पीने आ गए। रात के 1 बज रहे थे। सब नशे में थे और अपनी अपनी जॉब्स की बुराई कर रहे थे। राजेश अपने स्टार्टअप के आइडिया को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि उसे फंडिंग नहीं मिल रही थी। नशे में हताश होकर राजेश ने अपने ग्लास टेबल पर पटका और जोर से कहा, भाई मैं थक गया हूँ इस गरीबी से। मुझे मेरा बिजनेस किसी भी कीमत पर हिट चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मेरा स्टार्टअप चल जाए ना तो मैं शैतान के साथ भी डील कर लूँ। मुझे बस सक्सेस चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। उसके दोस्त हंसने लगे। अबे ज्यादा डार्क मत हो, चुपचाप पी। राजेश के लिए वो महज एक नशे में बोला गया मजाक था, एक हताशा की पुकार थी। पर उस कमरे में मौजूद उस अदृश्य चीज के लिए वो एक खुला इन्विटेशन था। उस एंटिटी को वही डेस्परेशन,
वही लालच और वही एम्बिशन की भूख चाहिए थी। राजेश की वो बात उस एंटिटी की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मैच कर गई। उस रात के बाद वो हॉन्टिंग सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रही, वो लाइफ सकिंग हॉरर में बदल गई। अब राजेश के साथ दिन के उजाले में भी चीजें होने लगी थी। वो अक्सर अपने काम के बीच में ब्लैंक आउट हो जाता था। जब उसे होश आता तो 2-3 घंटे बीत चुके होते थे और उसे याद नहीं रहता था कि उसने उन घंटों में किया क्या। उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। उसके दोस्त जो कभी कभी उससे मिलने आते थे वो उसकी हालत देखकर डरने लगे थे। कुछ ही हफ्तों में राजेश की शक्ल पूरी तरह बदल गई थी। जो लड़का हमेशा एनर्जेटिक रहता था अब किसी जिंदा लाश जैसा दिखने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। उसका वजन तेजी से गिर रहा था और गाल अंदर धंस रहे थे। भाई तू कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा ना, या डिप्रेशन में है? तेरी शक्ल देख कैसी हो गई है। उसके दोस्तों ने कई बार उससे टोका पर राजेश बस चिड़चिड़ा हो जाता और उन्हें भगा देता। वो रात को थका हारा अपने मेमोरी फोम मैट्रेस पर सोता, पर सुबह उठने पर उसे लगता था जैसे उसके शरीर से किसी ने पूरी एनर्जी निचोड़ दी हो। उसे सुबह उठने पर अपने मुंह में अक्सर पुराने जंग लगे लोहे का स्वाद आता था। एक दिन राजेश ने देखा कि बेड के राइट साइड पर, जहाँ वो सोया भी नहीं था, एक बहुत गहरा गड्ढा बना हुआ था। वो गड्ढा बिल्कुल एक एडल्ट इंसान की बॉडी के शेप का था, जैसे कोई अदृश्य चीज वहाँ लगातार लेटी हुई हो। फिर उसे वो स्मेल आनी शुरू हुई। राजेश जब भी रात को अपने बेडरूम में आता उसे एक बहुत ही सिकनिंग बदबू आती। वो स्मेल बिल्कुल पुराने जंग लगे लोहे और सड़ते हुए गोश्त जैसी थी। ये वो बदबू होती है जब खून बहुत पुराना होकर सूख जाता है। महीने का आखिरी हफ्ता था। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। राजेश गहरी नींद में था। अचानक उसकी नींद उसी सिकनिंग सड़ते हुए गोश्त वाली बदबू से खुली। राजेश ने अंधेरे में अपनी आंखें खोली। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। ये एक और स्लीप पैरालिसिस का अटैक था जो हाल फिलहाल में बढ़ते जा रहे थे। उसका दिमाग पूरी तरह जाग चुका था पर बॉडी लॉक थी। तभी राजेश को एहसास हुआ वो खौफनाक ठंड, वो लोहे की सड़न की बदबू कमरे की चेयर या टेबल से नहीं आ रही थी। वो प्रेजेंस उसके ठीक नीचे से आ रही थी। राजेश ने महसूस किया कि उसका बेड का मैट्रेस सांस ले रहा है। यह कोई साइकोलॉजिकल वहम नहीं था। राजेश साफ फील कर सकता था कि उसके नीचे की भारी फोम स्लोली ऊपर नीचे हो रही है, बिल्कुल किसी इंसान की छाती की तरह। तभी राजेश के ठीक कान के नीचे गद्दे के अंदर से एक गीली आवाज आई। मेमोरी फोम में जो स्प्रिंग्स नहीं होते, यह आवाज ऐसी ही थी जैसे कोई भारी सड़ चुकी चीज उस फोम के अंदर फंसी हुई है और बाहर आने के लिए ऊपर की तरफ पुश कर रही है। राजेश की पीठ के ठीक नीचे उसे एक भारी प्रेशर फील हुआ, जैसे कोई उस गद्दे के अंदर लेटा है और वो धीरे धीरे अपने दोनों ठंडे हाथ राजेश की पीठ पर प्रेस कर रहा है। राजेश का दिमाग पैनिक से फटने लगा। इतने दिनों से वो जिस खतरे को बर्नआउट या स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर रहा था, वो खतरा बिल्कुल उसके नीचे था। गद्दे के अंदर की वो डार्क एंटिटी अब राजेश को ऊपर से नीचे की तरफ उस फोम के अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। उसका वजन इतना ज्यादा था कि राजेश को लगा कि उसकी पसलियां टूट जाएंगी। करीब 10 मिनट के एब्सोल्यूट टॉर्चर के बाद राजेश की बॉडी का पैरालिसिस अचानक टूट गया। वो एक झटके के साथ चीखता हुआ बेड से नीचे फर्श पर जा गिरा। उसने कांपते हुए हाथों से कमरे की लाइट ऑन की। कमरा बिल्कुल खाली था, पर राजेश की नजर जैसे ही बेड पर गई उसके होश उड़ गए। उसकी साफ बेडशीट के ठीक बीच में जहाँ राजेश लेटा हुआ था, वहाँ एक बड़ा डार्क ब्राउन रंग का गीला स्टेन उभर आया था। वो स्टेन पानी का नहीं था, वो बिल्कुल किसी बायो हैजार्ड फ्लूइड जैसा था और उसमें से वही मौत वाली सड़ी बदबू आ रही थी। राजेश ने हिम्मत करके उस बेडशीट को जोर से खींचा। बेडशीट के नीचे मैट्रेस का जो व्हाइट कवर था, वो कवर बिल्कुल साफ और सूखा था। उस पर दाग का एक छोटा सा निशान तक नहीं था। अगर स्टेन मैट्रेस के कवर पर नहीं था तो वो फ्लूइड बेडशीट पर कहां से आया? तभी राजेश की नजर उस व्हाइट कवर की एक छोटी सी सिलाई पर गई जो थोड़ी सी उधड़ी हुई थी। राजेश सीधा किचन में गया। उसने एक तेज धार वाला चाकू निकाला और वापस आकर उस मैट्रेस को, ये व्हाइट कवर को जोर से चीर दिया। सफेद कपड़ा फटने की आवाज के साथ ही जो सच्चाई सामने आई वो किसी भी डरावने सपने से ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। उस खूबसूरत नए व्हाइट कवर के नीचे का वो मैट्रेस नया नहीं था। लोकल वेंडर ने उसे साफ करने की कोशिश की थी पर कुछ चीजें छिपती नहीं है। फोम के बिल्कुल बीच के हिस्से को अजीब तरीके से चौकोर काटा गया था और वहाँ एक सस्ता अलग रंग का फोम ठूस कर ग्लू से चिपकाया हुआ था। पर असली डरावनी बात उस नए पैच के आसपास थी। ओरिजिनल फोम के एजेस पूरी तरह काले और डीप ब्राउन हो चुके थे, जैसे किसी केमिकल से उस दाग को साफ करने की नाकाम कोशिश की गई हो। जब राजेश ने कांपते हाथों से उस काले हिस्से को छुआ तो उसके हाथ में कुछ इंसान के लंबे काले बाल और ड्राइड स्किन के टुकड़े आ गए जो फोम के रेशे में गहराई तक फंसे हुए थे। राजेश वहीं जमीन पर उल्टी करने लगा। अगली सुबह राजेश उसी बुरी हालत में ऑटो पकड़कर गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में मौजूद उस लोकल रेंटल वेंडर के गोडाउन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने डेस्क पर बैठे ओनर को चिल्ला कर अपने मैट्रेस वापस लेने को कहा, पर उसकी बिगड़ी शक्ल और आंखों के नीचे के काले गड्ढे देखकर ओनर ने अपने लड़कों से कहकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। भाई तू नशेड़ी लग रहा है, तूने सस्ता माल लिया है कहीं से, अब नाटक मत कर, कहकर शटर गिरा दिया। राजेश पूरी तरह टूट चुका था। वो हार मानकर गोदाम के बाहर एक चाय की टपरी पर जाकर बैठ गया। तभी टपरी पर एक आदमी चाय पीने आया। वो उसी गोदाम का मैनेजर था। राजेश की ऐसी भयानक हालत देखकर मैनेजर को शायद तरस आ गया। मैनेजर ने राजेश के पास आकर धीरे से कहा, भाई तू वो गद्दा निकाल दे, वो लॉट 404 का स्क्रैप माल है।
क्या मतलब? राजेश ने पूछा। मैनेजर ने बताया, लॉकडाउन के दौरान एक 25 साल के स्टार्टअप फाउंडर ने वो मैट्रेस किसी प्रीमियम ऐप से रेंट किया था। उसका बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो रहा था। वो लड़का बहुत ड्रिवन था, तेरे जैसे ही एम्बिशियस था। आइसोलेशन और डिप्रेशन में आकर उस लड़के ने डार्क वेब से कुछ ऑकल्ट रिचुअल यानी काला जादू ट्राई किए। वो किसी भी कीमत पर सक्सेस चाहता था। उसने भी एक रात हताशा में वही कहा था जो शायद तूने कहा होगा कि वो शैतान से भी डील करने को तैयार है। उसका बिजनेस तो रातों रात बच गया, पर वो उस सक्सेस को देखने के लिए जिंदा नहीं बचा। वो लड़का कमजोर होता गया और आखिरकार उसी मेमोरी फोम मैट्रेस पर तड़प तड़प पर उसने अपनी जान दे दी। उसकी बॉडी हफ्तों तक उसी फ्लैट में सड़ती रही। जब पुलिस ने फ्लैट क्लियर किया तो प्रीमियम कंपनी ने अपना बायो हैजर्ड गद्दा स्क्रैप में कोड़ियों के भाव नीलाम कर दिया। हमारे मालिक ने वो गद्दा वहीं से खरीदा, उसका सड़ा हुआ हिस्सा काटा, नया फोम चिपकाया, हैवी ब्लीच मारा और नया कवर चढ़ाकर तुझे सस्ते में रेंट पर दे दिया। राजेश ये सब सुनकर सुन्न पड़ चुका था। उसकी आंखों में एक खौफ था। तो अब इस गद्दे का क्या करोगे तुम लोग? किसी और को दोगे? उसने मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने एक अजीब सी डार्क स्माइल दी। नहीं भाई, तूने उसे बीच से फाड़ दिया है। अब वो रेंट के काबिल नहीं बचा। अब हम उसे अपनी श्रेडिंग मशीन में डालेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और लोकल मार्केट में सस्ते फिलिंग के तौर पर बेच देंगे किसी नए गद्दे में भरने के लिए। राजेश बिना कुछ बोले वहां से उठा। वो अपने फ्लैट नहीं गया। उसने पास ही एक सस्ता होटल लिया और अपना लैपटॉप खोला। राजेश की रिसर्च और ऑकल्ट फोकलोर में जो सच्चाई सामने आई उसने उसकी रूह कपा दी। राजेश ने उस फोरम पर पढ़ा कि उसे स्टार्टअप फाउंडर ने जिस एंटिटी को बुलाया था उसे पुरानी भारतीय फोकलोर में खबीश या स्वप्न पिशाच कहते हैं। यह एंटिटीज पैसे के लिए या खून के लिए काम नहीं करती। ये जुनून और एम्बिशन पर फीड करती हैं। इन्हें आलसी लोग नहीं चाहिए, इन्हें वो लोग चाहिए जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की आग होती है। ये एंटिटीज उस आग, उस लाइफ फोर्स को धीरे धीरे चूसती हैं। वो फाउंडर मारा गया और वो एंटिटी उस गद्दे के फोम में ही रह गई। और जब वो गद्दा राजेश के पास आया तो उस एंटिटी को एक नया शिकार मिल गया। राजेश का वो रात रात भर जागना, अपने बिजनेस के लिए वो पागलपन की हद तक काम करना, ये सब उस एंटिटी के लिए परफेक्ट फूड थे। और दारू पीकर राजेश का वो शैतान के साथ डील वाला मजाक उस एंटिटी के लिए एक डायरेक्ट कंफर्मेशन बन गया। वो राजेश को इसलिए नहीं डरा रही थी कि उसे घर से भगा सके, वो तो बस उसकी उस रॉ एनर्जी और एम्बिशन को चूस रही थी। राजेश का वो बर्नआउट कोई वर्क स्ट्रेस नहीं था, वो एक पिशाच का शिकार बन रहा था। राजेश ने उसी वक्त अपना फ्लैट छोड़ा। उसने अपना स्टार्टअप का सपना, वो शहर, वो फ्लैट, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उसकी एम्बिशन की जगह अब सिर्फ एक रॉ प्राइमल फियर ने ले ली थी। वो एक छोटे शहर में शिफ्ट हो गया और एक बोरिंग नॉर्मल जॉब करने लगा। राजेश तो बच गया, पर वो एंटिटी, उसका क्या हुआ? द ग्रिम आर्काइव्स की उस पोस्ट के मुताबिक वो एंटिटी खत्म नहीं हुई थी। जब उस लोकल वेंडर ने उस कर्स्ड गद्दे को श्रेडिंग मशीन में डालकर उसके हजारों टुकड़े किए तो उसने उस एंटिटी को मारा नहीं। उस सड़े हुए फोम के वो हजारों टुकड़े इंडिया के अनरिकॉग्नाइज्ड मार्केट में फैल गए। वो सस्ते फिलिंग के तौर पर देश भर की लोकल मैट्रेस फैक्ट्रीज में पहुंच गए, जहां उन्हें रुई और फोम के साथ मिलाकर कई नए ब्रांड न्यू गद्दों के अंदर सिल दिया गया। अब यह प्रिडिक्ट करना बिल्कुल नामुमकिन है किस गद्दे के टुकड़े को अपना नया एंकर बनाएगी। वो खतरा अब किसी एक रेंट किए हुए गद्दे तक सीमित नहीं है। वो एंटिटी आजाद है और एक गेम ऑफ रशियन रूलेट की तरह वो उन हजारों गद्दों में किसी एक में छुपी है और इंतजार कर रही है कि कोई एम्बिशियस डेस्परेट इंसान उस गद्दे पर सोए और एक नई डील करे। आज आप ये कहानी सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा शुक्र है मैंने तो अपना गद्दा रेंट नहीं किया, मैंने तो लोकल मार्केट से नया खरीदा है। पर क्या आपको पता है कि आपके उस खूबसूरत गद्दे के अंदर जो फीलिंग भरी है वो कहाँ से आई है? आज रात जब आप कमरे की लाइट बंद करें तो ध्यान दीजिएगा, क्या आपको भी अपने बिस्तर में से एक हल्की सी पुराने लोहे जैसी स्मेल आ रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही डार्क मिस्ट्रीज के लिए हमारे चैनल द इंटरमिटेंट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी में।